हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश व चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि किस कारण शुंग वंश का उदय हुआ। जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृहदर्थ, वो बहुत ही अयोग्य शासक था और उसके सेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने ही उसकी हत्या कर दी। हर चरित्र में ऐसा वर्णन दिया गया है कि जो वृहदर्थ था अत्यंत ही दुर्बल शासक था, जो कि आम जनता की रक्षा करने में असमर्थ था। इसी समय ही जो यूनानी आक्रमणकारी पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहे थे और इसका भय आम जनता में था और आम जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए तथा देश को यूनानी के आधिपत्य से बचाने के उद्देश्य से पुष्यमित्र शुंग ने वृहदर्थ की हत्या कर दी। यही कारण है कि पुष्यमित्र राजद्रोही व राजा की हत्या के लिए उत्तरदायी था। इसके बावजूद भी जो आधुनिक इतिहासकार है उसे दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि देश की सुरक्षा के लिए राजा की हत्या करना पुष्यमित्र के लिए आवश्यक हो गया था। चलिए इसके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर्थ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के बाद एक नए वंश शुंग वंश का प्रारंभ हुआ। पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना साम्राज्य प्रारंभ किया और रक्त से ही उसे कायम रखा। इसी कारण भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है कि ब्राह्मण पुष्यमित्र का इतिहास रक्त रंजित था। पुष्यमित्र मौर्य साम्राज्य में वृहदर्थ का सेनापति था। जब उसने वृहदर्थ की हत्या की उस समय भी सेना शांत रही। सेना का निरंतर निकट होने के कारण ही पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को सेनापति कहा। सेना का पूरा संचालन पुष्यमित्र शुंग के ही हाथों में था। सेना पुष्यमित्र शुंग का कहना मानती थी। इस कारण जब उसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहदर्थ की हत्या की तो सेना में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई और पुष्यमित्र शुंग का साथ दिया। नेक्स्ट, उसने कभी भी स्वयं को सम्राट घोषित नहीं किया। वृहदर्थ एक अयोग्य शासक था। उसके समय में शासन व्यवस्था कमजोर हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग के सामने एक असंगठित राज्य को संगठित करने की चुनौती थी। पुष्यमित्र के समय कलिंग, महाराष्ट्र, आंध्र के राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। उन्हें पुनः मगध में मिलाकर पुष्यमित्र शुंग एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग जब शासक बना था तो उस टाइम मौर्य साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बट गया था और कई उसमें से जो राज्य थे उसने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था। अब पुष्यमित्र शुंग के सामने इन सबको संगठित करना एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की भावना से सभी साम्राज्यों को जीतकर पुनः एक मौर्य साम्राज्य जितना ही एक संगठित साम्राज्य का विस्तार किया। पुष्यमित्र शुंग एक महान योद्धा था। साम्राज्य को संगठित करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार के अभियान में पुष्यमित्र ने सर्वप्रथम विदर्भ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की और मगध में मिलाया। पुष्यमित्र के समय में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को परास्त कर यवनों पर विजय प्राप्त की। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो यवन आक्रमणकारी थे वो भारत पर आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक के बाद जो एक अराजकता फैली थी उस पर अपना शासन करना चाहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने उसका सामना करा और यवनों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक था। इसने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया।
इसका उल्लेख मालविका अग्निमित्रम तथा महाभाष्य में मिलता है। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसका उल्लेख कालिदास से रचित मालविका अग्निमित्र तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में निवास करते थे। पुष्यमित्र सुंग एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसका साम्राज्य पश्चिम में सियालकोट तथा दक्षिण में विदर्भ तथा पूर्व में कलिंग तक फैला हुआ था। वृद्धत्व के बाद जो अराजकता फैली थी उसका अंत करने के लिए पुष्यमित्र सुंग ने सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। साम्राज्य विस्तार में उसने सबसे पहले विदर्भ पर आक्रमण करा। विदर्भ को अपना करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यवनों का सामना करना। उसने यवनों का सामना किया और सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद पुष्यमित्र सुंग ने एक विशाल साम्राज्य को बनाया। इसका साम्राज्य पश्चिम में सियालकोट से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक तथा पूर्व में कलिंग तक फैला हुआ था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। पुष्यमित्र सुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया। 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र सुंग एक कुशल संगठनकर्ता, दूरदर्शी शासक व महान सेनापति था। पुष्यमित्र एक साहित्य व कला प्रेमी शासक था। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म के विलुप्त हो रहे वैभव को पुनः स्थापित किया। पुष्यमित्र सुंग ने भागवत धर्म को राजधर्म बनाया तथा पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा को राजभाषा घोषित किया। जब पुष्यमित्र शासक बना था तो उस टाइम पर बौद्ध धर्म का बोलबाला था और भागवत धर्म जो ब्राह्मण धर्म था उसकी क्षति हो रही थी। परंतु जब पुष्यमित्र सुंग दोबारा शासक बना तो उसने बौद्ध धर्म को नहीं माना। उसने वैष्णव धर्म तथा भागवत धर्म को पुनः स्थापित करा और उसे अपना राजधर्म बनाया तथा पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनी राजभाषा बनाया। ब्राह्मण धर्म ने अपना खोया हुआ वैभव पुनः शुंग के काल में ही प्राप्त किया। इस काल में मनु ने मनुस्मृति व पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पुष्यमित्र सुंग ने विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग के 8 पुत्र थे। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसका उल्लेख मालविका अग्निमित्रम नामक नाम से मिलता है। पुष्यमित्र सुंग के कला व साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। इस काल में रेलिंग पत्थरों के बनाए जाने लगे थे। जो पुष्यमित्र सुंग के पहले थे जो रेलिंग थे स्तूपों के वो लकड़ी वगैरह के बनाए जाते थे, परंतु इस काल के आते आते अब जो रेलिंग थे वो पत्थरों के भी बनाए जाने लगे थे। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम से ज्ञात होता है कि अग्निमित्र व मालविका के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसका वर्णन मालविका अग्निमित्रम में किया गया है। अग्निमित्र के शासनकाल में किसी प्रमुख घटना का उल्लेख नहीं मिलता। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ व उसके बाद वसुमित्र शासक बना। मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने की थी। इसमें पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र व उसकी प्रेमिका मालविका का प्रेम प्रसंग है। पुष्यमित्र सुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ व वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक बना। वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र सुंग की भांति ही वसुमित्र ने भी यवनों पर आक्रमण का सामना कर यवनों को पराजित किया। वसुमित्र के पश्चात आंध्र, पुलिंडक, घोष, ब्रजमित्र, भाग तथा देवभूति शासक बने। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वसुदेव कर्ण ने की। वसुदेव कर्ण ने देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की नींव डाली। जिस प्रकार वसुमित्र ने अपने सम्राट की हत्या कर साम्राज्य हासिल किया था, उसी प्रकार देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने भी कर्ण वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा कर्ण वंश।
देवभूति की हत्या वसुदेव ने कर कर्ण वंश की स्थापना की। यह भी एक ब्राह्मण शासक था। इसकी कोई महान उपलब्धि नहीं मिलती है। यह एक अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में साम्राज्य पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया था। वसुदेव के समय कई स्वतंत्र राज्य हो गए थे और मगध से अलग हो गए थे। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कर्ण वंश के पश्चात सातवाहन वंश का उदय हुआ। यह भी एक ब्राह्मण वंश था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख व सांची अभिलेख व नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। इसे पैठन भी कहा जाता है। इसके साम्राज्य में मालवा, उत्तरी कोंकण, महाराष्ट्र शामिल थे। गौतमी पुत्र ने विंध्यपति व राजा की उपाधि धारण की। इससे क्षत्रियों का दर्प व मान को चूर करने वाला तथा परशुराम सा प्रकर्मी कहा जाता है। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, यह बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने क्षत्रियों के दर्प तथा मान को चूर करा था और इसे परशुराम की संज्ञा भी दी जाती है। इसने सेकंड परशुराम कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को परास्त किया था। शकों को हराने से सातकर्णी का गुजरात, पश्चिम राजपूताना, मालवा, बरार तथा उत्तरी कोंकण पर अधिकार हो गया था। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यवनों, पल्लवों, शकों, शहरातों को पराजित किया। नासिक से मिले चांदी के सिक्कों के भंडार मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतमीपुत्र ने शहरात शासक नहपान को पराजित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तथा उत्तर में सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला था। जिस तरह सुंग वंश का सबसे प्रतापी राजा पुष्यमित्र सुंग था, उसी तरह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसका साम्राज्य भी पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इसमें इसका साम्राज्य पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तट तक तथा उत्तर में सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी शासक बना। यह भी अपने पिता की भांति ही शक्तिशाली शासक था। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी ने भी आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उसे पुणे सातवाहनों के अधीन कर लिया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि महाक्षत्रप शासक रुद्रदामन की कन्या से इसने विवाह किया था। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। यह इसका अंतिम प्रतापी राजा तो था, परंतु अंतिम शासक नहीं था। इसका अंतिम शासक यक्षश्री था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यशश्री सातकर्णी हुआ। यशश्री सातकर्णी की कुछ मुद्राओं पर जहाज व शंख के चिन्ह अंकित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। यज्ञश्री के उत्तराधिकारी अयोग्य व निर्बल थे, जिससे सातवाहन वंश का पतन हुआ। तीसरी शताब्दी तक आते आते सातवाहन वंश का अंत हो गया था। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने सीसा, पोटीन, चांदी व कांसे के सिक्के चलाए। नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने ही सामंत व्यवस्था को प्रारंभ किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी, परंतु उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट है चेदी वंश। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग दोबारा स्वतंत्र हो गया था। उड़ीसा से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग में चेदी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक खारवेल था।
इसने मगध में पर आक्रमण कर महापद्म नंद द्वारा विजित जीन शीतलनाथ की मूर्ति को पुनः कलिंग में स्थापित किया। खारवेल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। जो खारवेल था वो उड़ीसा के जो कलिंग क्षेत्र है उसका शासक था। जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था और जो नंद वंश का शासक महापद्म नंद था उसने कलिंग पर अटैक करके वहाँ के जिन शीतलनाथ की मूर्ति को अपने नंद साम्राज्य में ले गया था और मगध में स्थापित कर दिया था। अब खारवेल ने पुनः मगध पर आक्रमण करके जिन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस कलिंग में स्थापित किया। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। यह बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके जैन धर्म का अनुयायी होने के साक्ष्य हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।